जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो सबसे पहला काम जो वाइफ करती है वो अपने हस्बैंड के खिलाफ 498A की FIR करवाती है। और आजकल हमने देखा है कि 498A के जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और वाइफ ना सिर्फ अपने हस्बैंड बल्कि उसके घर वालों और दूर के रिलेटिव्स के ऊपर भी 498A का केस फाइल कर देती है। ऐसे में अक्सर हमने देखा है कि आजकल 498A का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी किया जा रहा है। जो वाइफ है वो 498A की झूठी FIR करवाती है सिर्फ और सिर्फ अपने पति और उसके घर वालों को हरास करने के लिए, टॉर्चर करने के लिए। तो अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे झूठे 498A केसेस के ऊपर रोक लगाई है अपनी एक लेटेस्ट जजमेंट में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में जानेंगे और अगर आपके ऊपर भी आपकी वाइफ ने झूठा केस किया है तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकती है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जिस केस में इस लॉ पॉइंट को डिस्कस किया गया है उसका नाम है यशोदीप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। 21 अक्टूबर 2024 की ये लेटेस्ट जजमेंट है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में रेणुका की राजेश के साथ शादी होती है और जब इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट होता है तो जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड और उसके घर वालों के खिलाफ 498A की FIR करवाती है। और यहाँ पे वाइफ का ये कहना होता है कि मेरा जो पति है और उसके घर वाले हैं वो मुझे दहेज के लिए परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं और ये सब मिलकर रेजिडेंशियल फ्लैट लेने के लिए मुझसे 5 लाख रुपए अपने घर से दहेज लाने के लिए टॉर्चर करते हैं और मुझे मेंटली एंड फिजिकली हैरेस करते हैं। लेकिन इसी दौरान अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो वाइफ है उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद जो लड़की के फादर हैं वो हस्बैंड और उसके घर वालों के खिलाफ 498A और 304B जो कि बात करता है डाउरी डेथ यानी कि दहेज हत्या के बारे में, उसकी FIR फाइल कर देते हैं। जिसके बाद जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन करती है, चार्जशीट कोर्ट में पेश करती है और ट्रायल कोर्ट में ये केस चलता है। जिसके बाद ट्रायल कोर्ट इस केस को देखते हुए ये कहती है कि यहाँ पे डाउरी डेथ को तो हम नहीं मानते हैं, इस केस में डाउरी डेथ नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट का ये मानना होता है कि दहेज के लिए तो वाइफ को परेशान किया गया है, इसलिए जो ट्रायल कोर्ट है वो 498A के केस में हस्बैंड और उसके घर वालों और उसके रिलेटिव्स को कन्विक्ट कर देती है। और इस केस में ट्रायल कोर्ट जो है वो 3 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट और इसके साथ साथ 1000 रुपये फाइन हस्बैंड और उसके घर वालों के ऊपर लगा देती है। अब इस केस में सज़ा जो है वो वाइफ के ब्रदर इन लॉ को भी दी जाती है, यानी कि जो उस हस्बैंड की सिस्टर का हस्बैंड है यानी कि उसका जीजा है उसको भी इस केस में कन्विक्ट किया जाता है, सज़ा दी जाती है। जिससे वो जीजा सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और वो जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब यहाँ पे हाई कोर्ट में उस जीजा का कहना होता है कि मेरा इस केस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और मैं तो इनसे बहुत दूर रहता हूँ और मेरा इस केस में कोई कनेक्शन भी नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं इनका रिलेटिव हूँ, इन्होंने मेरे खिलाफ ये FIR करवाई है और उसके बाद कोर्ट ने भी मुझे सज़ा दे दी है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अब ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो उस जीजा की इस बात से सेटिस्फाइड होती है, लेकिन यहाँ पे वो उसकी कन्विक्शन को बरकरार रखती है। लेकिन ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो उसकी सज़ा को अंडरगोन कर देती है, यानी कि जितनी सज़ा वो जीजा काट चुका है उसी में इस केस को फ्री कर देती है। ऐसा अक्सर हाई कोर्ट कई केसेस में आजकल करती है, जहाँ पे एक्यूज ने कुछ सज़ा काट ली है तो उसी सज़ा के अंदर उसको छोड़ दिया जाता है, अंडरगोन कर दिया जाता है। लेकिन कोर्ट के इस डिसीजन से वो सेटिस्फाइड नहीं होते और उसका कहना होता है कि इस केस की वजह से मुझे लेबोरेटरी अटेंडेंट की जॉब से निकाल दिया गया है और इसके साथ साथ मेरे ऊपर अपराधी का टैग भी लग गया है। तो इसीलिए वो जीजा जी जो हैं वो जाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उस ब्रदर इन लॉ के मेन 2 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला तो उसका कहना होता है कि इस केस में जो FIR हुई है उसमें मेरे ऊपर कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगाई गई है, सिर्फ उसमें जनरल एलिगेशन मेरे ऊपर लगाई गई है
और सिर्फ एफआईआर में नाम लिखवाने से कोई एक्यूज नहीं हो जाता है, उसको प्रूफ भी करना पड़ता है। अब इस केस में ब्रदर इन लॉ का जो मेन आर्ग्यूमेंट होता है वो ये होता है कि इस केस में जो भी इंसिडेंट हुआ है, एफआईआर हुई है, वो हुई है जनवरी 2010 में, और उस टाइम तक तो मेरी शादी भी इनकी बहन से नहीं हुई थी, और जो मेरी शादी है वो अक्टूबर 2010 में हुई थी। जब रेणुका की शादी हुई जनवरी 2010, तो उसके बीच में उनके घर वालों ने उसे दहेज के लिए परेशान करा होगा या नहीं करा होगा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उस टाइम तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी हस्बैंड के आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद, इस केस को डिटेल में एनालाइज करने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं थे, और इसकी तो उस टाइम पे शादी भी नहीं हुई थी। तो ऐसे में सिर्फ एफआईआर में नाम लिखने से पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी और ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट भी कर दिया, और इसके साथ साथ जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसने भी इंटरवीन करने से मना कर दिया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे फर्जी और झूठे 498A केसेस को खत्म करने के लिए हमने टाइम टू टाइम अपनी कई जजमेंट्स में, जैसे कि प्रीति गुप्ता एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड जैसे कई केसेस में गाइडलाइंस भी दी है। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस ब्रदर इन लॉ के खिलाफ जो एफआईआर हुई होती है उसको क्वैश कर देती है। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपकी वाइफ ने भी आपके ऊपर झूठा 498A का केस किया है तो आप भी हाई कोर्ट में जाके इस जजमेंट का सहारा लेके अपनी एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।